दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली में अपनी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी चिंतित नजर आते हैं। पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना आए दिन रेखा गुप्ता की नई बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रहती है। आपके नेताओं को यही लगता था कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। केजरीवाल जो दिल्ली के ऐसे सीएम रहे जिन्होंने अपने नेताओं को ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि दिल्ली की जनता भी उनके जासे में आकर उन्हें बार बार दिल्ली की गद्दी सौंपती रही। हालांकि बीजेपी ने आपके नेताओं की धांधलेबाजी घोटाला दिल्ली की जनता के सामने रखा और बीजेपी केजरीवाल को दिल्ली में मात देने में कामयाब रही। ऐसे में अब बीजेपी ने केजरीवाल के सत्ता समय बिजली आपूर्ति पर हुए घोटाले की पोल खोल कर रख दी है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर बिजली आपूर्ति के नाम पर घोटालेबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासित शहरों जैसे मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा और बेंगलोर में अबाधित बिजली आपूर्ति होती है, लेकिन दिल्ली में आप सरकार इसे उपलब्धि के रूप में पेश करती रही, जो कि बेहद शर्मनाक है। बता दें कि केजरीवाल अपने सत्ता के काल में दिल्ली के लोगों को बिजली आपूर्ति के नाम पर गुमराह करके वोट हासिल कर रहे थे। ऐसे में सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यह 24 घंटे बिजली आपूर्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह दिल्ली शासन का कर्तव्य भी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बताया कि बीजेपी नेता अपने राज्य में अच्छी बिजली आपूर्ति पर ढोल नहीं पीटते, क्योंकि यह जनता पर एहसान नहीं बल्कि उनका अधिकार होता है। तो वही दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आप नेता आतिशी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति की मजबूत नींव 2014 में राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रखी थी। आम आदमी पार्टी को याद दिलाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि जेटली ने संसद में दिल्ली का बजट पेश करते हुए बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 675 करोड़ रुपए, नए बिजली संयंत्रों और 200 करोड़ रुपए ट्रांसफार्मर व तारों के सुदृढ़ीकरण के लिए दिए गए थे। लेकिन खेदजनक ये है कि 2015 से 2025 तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली आपूर्ति के नाम पर केवल घोटालेबाजी की। ऐसा जबरदस्त आरोप बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया है। इसके साथ ही सचदेवा ने पूर्व सीएम आतिशी से सवाल भी किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या यह सच नहीं कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे दिखाते हुए केजरीवाल सरकार ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर बिजली सब्सिडी और पीपीएससी घोटाले किए। दर्शकों, बीजेपी के इस आक्रामक करारे जवाबी हमले से अब आम आदमी पार्टी नेता बैकफुट पर दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी आप और केजरीवाल पर हावी होती देखी जा सकती है। अपने बयान में सचदेवा ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो 2017-18 तक बिजली संकट से जूझ रहे थे, आज बीजेपी शासित यानी योगी सरकार में रात दिन वो जगमगा रही है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार को अपनी नाकामियों का जवाब देना चाहिए और दिल्ली की जनता को यह साफ बताना चाहिए कि बिजली आपूर्ति के नाम पर पिछले एक दशक में क्या क्या गड़बड़ियां की गई है। तो देखा दर्शकों, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में नए नए तर्क लगाकर दिल्ली को लूटती रही, विकास के नाम पर लोगों के जेब से पैसा अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करते रहे। ऐसे में अब जैसे दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, अब बीजेपी के नेता प्रवक्ता आक्रामक रूप अपनाते हुए केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। आम आदमी पार्टी के बड़बोले नेता और सांसद संजय सिंह जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता गई है, तभी से तिलमिलाए हुए हैं। आए दिन आप नेता संजय सिंह बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अपनी राजनीति चमकाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। विपक्ष में बैठकर तुष्टीकरण की राजनीति और घोटाले करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अब बीजेपी पर धर्म के आधार पर दो वर्गों के बीच तेढ़ निर्माण करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश हित में कोई भी बात करो या फैसला लो, ये विपक्षी दल इस पर राजनीति करने का मौका बिल्कुल छोड़ते नहीं। बता दें कि देश में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर इन दिनों चर्चा जोर शोर से चल रही है। बुधवार 2 अप्रैल के दिन संसद में ये विधेयक पेश होने जा रहा है। ऐसे में इस पर राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कुछ ऐसा कहा है जिससे एक बार फिर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में लाएगी। इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बैठक की। इस बैठक का हिस्सा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वे जेपीसी के मेंबर रहे हैं। ऐसे में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि देश के अमन चैन और शांति को बिगाड़ने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। ऐसे में संजय सिंह के बयान पर बीजेपी आक्रामक तेवर से पलटवार कर सकती है। बता दें कि संजय सिंह ने अपने बयान में कहा है कि गाँव-गाँव में बीजेपी पार्टी विवाद प्रायोजित कराएगी। इनका मकसद सिर्फ झगड़ा है और कुछ नहीं। तो वही संजय सिंह से जब पूछा गया कि आप किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं, इस पर संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वक्त में संशोधन के लिए वक्त
कानूनों को सशक्त और मजबूत करने के लिए रहमान कमेटी के नेतृत्व में कई सालों तक चर्चा हुई। उस कमेटी ने 2011 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। ऐसे में संजय सिंह ने बीजेपी के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उस कमेटी के कुछ सुझाव थे, उसको लेकर बीजेपी ने 2009 में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया गया उसको मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको हटाने का काम करेंगे। इसके बाद 2013 में एक बिल आता है। इसी कमेटी में सुझाव के आधार पर एक वक्फ संशोधन बिल आता है। जब ये बिल आता है तो इस बिल का सपोर्ट राज्यसभा में मुख्तार अब्बासी नकवी करते हैं। ऐसा संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि लोकसभा में शाहनवाज हुसैन इसे सपोर्ट करते हैं। सहमति से कांग्रेस और बीजेपी ने 2013 में वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया। बता दें कि संजय सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिए मीडिया के सामने ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मुस्लिम वोटर्स उनसे जुड़े रहे। ऐसे में विपक्षी पार्टी एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करती नजर आ रही है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र करते हुए कहा है कि 2013 में जब इसे कांग्रेस और बीजेपी सभी ने मिलकर पास कर दिया तो उसमें कुछ सुझाव थे। उसमें लिखा था कि वक्फ की संपत्तियों का कंप्यूटराइजेशन होगा, यानी इसको ऑनलाइन किया जाएगा। ऐसे में 2014 में देश में मोदी की सरकार आ गई। संजय सिंह ने बताया कि अब तक देश में उन्हीं की सरकार है, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं। इन सभी सरकारों ने दिन रात सारी मेहनत करके सारी संपत्तियों को डिजिटलाइज कर दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 100% संपत्तियां डिजिटाइज है। ये बात मोदी सरकार के मंत्री ने कही और आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया। ऐसे में संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आगे कहा, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया फिर दोबारा कागज क्यों मांग रहे हो आप। ऐसे में जब मीडिया द्वारा संजय सिंह से सवाल पूछा गया कि सरकार पारदर्शिता लाने के लिए कोई कदम उठा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है, इस पर संजय सिंह ने बताया कि सर्वे के बाद वक्फ की संपत्तियां तय होती है, उसके बाद वक्फ उनको रजिस्टर करता है। ऐसे में अब बिल में सरकार ने झगड़े का नया रास्ता खोल रखा है। तो देखा दर्शकों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अपनी राजनीति चमकाकर ये दिखा रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम लोगों की चिंता है। हालांकि देश की जनता जानती है कि मोदी सरकार ये कदम देश के हित में ले रहे हैं। ऐसे में पूरा विपक्ष हंगामा कर लोगों के बीच नया विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। देश में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी उफान पर है। बीजेपी की सरकार एक के बाद एक नए फैसले कर देश के हित में कदम बढ़ा रही है, तो वही विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी की आलोचना आए दिन करती नजर आ रही है, चाहे वह जातिगत राजनीति हो या धर्म के आधार पर लोगों को भड़काना हो। ऐसे में दर्शकों, इन दिनों वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर देश भर में चर्चा का माहौल गर्म है। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बोर्ड कानून पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, जिसका जवाब देना उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। दरअसल कांग्रेस का साथ दे रहे शिवसेना यूबीटी पार्टी पर फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए ऐसे पेच में फंसाया है जिसे सुलझाना उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। बता दें कि बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। ऐसे में उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा बीजेपी के निशाने पर आते रहते हैं। ऐसे में दर्शकों, क्या है खबर और कैसे उद्धव ठाकरे फडणवीस के निशाने पर आए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अक्सर नोकझोंक होती रही। इससे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने मिली। ऐसे में यह बात सामने आई है कि वक्फ बिल 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल को संसद में पेश करने के लिए बड़ी तैयारी की है। इसलिए संभावना है कि एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। ये भी उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड विधेयक को संसद में पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री विपक्षी इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बोर्ड बिल के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की है। फडणवीस ने कहा है कि क्या शिवसेना ठाकरे गुट बालासाहेब ठाकरे के विचारों को कायम रखेगा। ऐसा कहते हुए फडणवीस ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की कड़ी आलोचना की है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आलोचना करते हुए कहा है कि बुधवार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने जा रहा है। तो क्या उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सेना हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के विचार रखेंगे या फिर राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलेंगे और तुष्टिकरण करेंगे? ऐसी टिप्पणी फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर की है। दर्शकों, जानकारी दे कि वक्फ को विनियमित करने वाला पहला कानून 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इसे मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 नाम दिया गया। स्वतंत्र भारत में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। उस समय सेंट्रल वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी। हालांकि उस समय वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित थी। हालांकि 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने 1954 अधिनियम को निरस्त कर दिया।
और एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसने वक्फ बोर्ड को व्यापक शक्तियां प्रदान की। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के मुताबिक अगर किसी संपत्ति को बिना किसी उद्देश्य के पवित्र और धार्मिक माना जाता है तो वह वक्फ की संपत्ति है। अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन या संपत्ति पर दावा करते हैं तो वह जमीन के मालिक को वक्फ को देना पड़ेगा। साथ ही वह इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा। उनका निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 1954 के नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी भी निजी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन जमीन निजी है या सार्वजनिक यह तय करने के लिए जमीन मालिक को दस्तावेज जमा करने होंगे। तो देखा दर्शकों, संसद में पेश होने जा रहे वक्फ संशोधन विधेयक पर अब जोरदार बयानबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति में और क्या कुछ नया देखने मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक विषय ऐसे सामने आ रहे हैं जिस पर विपक्ष और सत्ता दल की ओर से खूब राजनीति और आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहा औरंगजेब की कब्र का मुद्दा काफी जोर शोर से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मा गया। इस पर नागपुर में हिंसा और आगजनी भी देखने मिली। ऐसे में एक बार फिर इस मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एंट्री कर दी है और ऐसा बयान दिया है जिससे एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा सकता है। दरअसल गुड़ी पड़वा के मौके पर अपनी सभा में राज ठाकरे ने दिल खोलकर देश तथा महाराष्ट्र की राजनीति पर अपने विचार प्रकट किए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में चल रहे औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद पर राज ठाकरे ने अब बड़ा बयान दिया है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि औरंगजेब की सजी हुई कब्र को हटा दे और वहाँ एक बोर्ड लगा दे कि मराठों को हराने आए औरंगजेब को यही दफनाया गया था। राज ठाकरे ने अपने बयान में इतिहास पर जोर देते हुए जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है कि औरंगजेब का राज्य कहाँ तक फैला था, अफगानिस्तान से दक्षिण तक। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से महाराष्ट्र लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ और कुछ समय बाद महाराज की मृत्यु हो गई। इस बीच औरंगजेब का एक बेटा दक्षिण में आ गया। उस औरंगजेब के बेटे को छत्रपति संभाजी राजे ने आश्रय दिया। राज ठाकरे ने बताया कि औरंगजेब 1681 से 1707 तक 27 वर्षों तक महाराष्ट्र में युद्ध करता रहा। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी राजे के साथ युद्ध किया, उन्हें बेरहमी से मारा गया। राजाराम महाराज, संताजी, धनाजी, तारारानी साहब ने भी उसके साथ संघर्ष किया। ऐसे में राज ठाकरे ने बताया कि एक किताब में एक बहुत अच्छा वाक्य है कि मराठा सभी लड़ाइयाँ हार रहे थे लेकिन औरंगजेब एक भी लड़ाई जीत नहीं पा रहा था। ऐसे में औरंगजेब को तभी वापस चले जाना चाहिए था। हालांकि इतने बड़े और शक्तिशाली क्षेत्र का राजा महाराष्ट्र में ही क्यों बैठा था? क्योंकि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को खत्म करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं कर सका। हर कोशिश की और आखिरकार औरंगजेब की मृत्यु भी यही हो गई। दुनिया के इतिहास में औरंगजेब को याद किया जाता है, फिर दुनिया भर के लोग जानते हैं कि औरंगजेब क्या करने गया था और उसकी मौत कैसे हुई। तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दुनिया भर में आता है, ऐसा भी राज ठाकरे ने बताया। तो वही औरंगजेब की कब्र के बारे में बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब की वर्तमान में सजी हुई कब्र को हटा दे, सिर्फ कब्र ही दिखनी चाहिए और उस जगह पर एक बड़ा बोर्ड लगा दे कि जो औरंगजेब हम मराठों को खत्म करने आया था उसे यही दफनाया गया, यही हमारा इतिहास है। आगे अपनी सभा में संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने ये भी बताया कि वर्तमान समय में कोई भी मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है, सभी मुद्दों को भटकाया जा रहा है। हमें न जंगल की चिंता है, न हमें पानी की चिंता है, हमें केवल औरंगजेब की चिंता है। वह अंगूर खाकर बैठा है और हम लड़ रहे हैं। क्या औरंगजेब की कब्र बनी रहनी चाहिए या उसे ध्वस्त कर देना चाहिए? राज ठाकरे ने जनता से पूछा कि ये मुद्दा अभी क्यों सामने आ गया? फिल्म से जागे हुए हिंदू किसी काम के नहीं है। यह बात तब सामने आई जब फिल्म आई। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बारे में क्या आपको अभी पता चल गया? क्या आपको औरंगजेब के बारे में तब पता चला जब अक्षय खन्ना ने फिल्म में औरंगजेब का किरदार निभाया? आप व्हाट्सएप पर इतिहास नहीं जान सकते, ऐसा भी राज ठाकरे ने अपनी सभा में कहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको किताबें पढ़नी होंगी। राज ठाकरे ने कहा है कि अब कोई भी इतिहास पर बात करने लगे हैं, वे विधानसभा में भी औरंगजेब के बारे में बात करते हैं, ऐसा बताते हुए राज ठाकरे ने आलोचना की। तो देखा दर्शकों, अपने बयान में राज ठाकरे ने औरंगजेब का जिक्र कर फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान निर्माण कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि औरंगजेब के मुद्दे पर और कितनी राजनीति हमें महाराष्ट्र में देखने मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।